लिखो बेटा, आप आगे क्वेश्चन लिखो। या नेक्स्ट एक बार टॉपिक पढ़ लेते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स लिखो इसमें। ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स a non-singular square matrix of order n is invertible if there exists a square matrix of same order B such that AB is equals to our identity matrix of AB is equal to identity matrix and having order n and is also equals to BA. It's an important property. मीन्स एक मैट्रिक्स ए आ रहा है, उसको कौन से मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। और दूसरे वेज में हम लिख सकते हैं ए इनवर्स और बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। आगे और इनवर्स निकालने की बेटा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है, हम जानते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन आता है, इक्वल्स टू आएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें चाहिए ए इनवर्स का वैल्यू, सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इस फैक्टर को इसके डिवाइड में भेज दो, इसको प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स से। नाउ प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से हम इसको दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स से जब प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डेटा है वो आएगा बेटा ए इनवर्स ए इनटू आया एडजॉइंट ऑफ ए एंड विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू आ गया डिटर्मिनेंट ए और आई एन आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहां से। तो ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ए और आई एन जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई मैट्रिक्स होता है। So A inverse is equals to adjoint A divided by determinant of that matrix, divided by determinant of that matrix। तो ये मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा बेटा, जरूर ध्यान देना इस प्रॉपर्टीज को। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसीलिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हमारे पास में मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। क्यों, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ओवरऑल जो राइट हैंड साइड के वैल्यू है वो भी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। सो इन सच केस ए इनवर्स होगा वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट लिखें। अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास में, रिवर्सल लॉ। इवन मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, रिवर्सल लॉ रिवर्सल लॉ मींस नंबर आपके क्या होंगे, रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे। लिखोगे इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस,
A and B are invertible matrices or matrix of same order then AB is invertible, then AB is invertible and AB inverse whole inverse that will be equals to B inverse into आएगा A inverse आएगा, B inverse into A inverse आ गया। और इसको इन जनरल मतलब रिवर्सिबल, दैट मींस ऑर्डर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिवर्स हो गया। मैं आपको बता भी रहा था केवल कॉन्जुगेट के केस में ए बी का अगर हमें कॉन्जुगेट लेना होगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट इनटू बी कॉन्जुगेट आता है। इसी केस में आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, बाकी हर केस में ऑर्डर क्या होगा हमारा, रिवर्स हो जाएगा। ए बी का जो कॉन्जुगेट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट इनटू क्या आएगा, बी कॉन्जुगेट आएगा। बाकी हर केस में ये रिवर्सल लॉ जो होता है वो फॉलो होगा। जैसे मैंने ए बी का इनवर्स लिखा तो ए बी का इनवर्स जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। और इन जनरल इट कैन बी रिटर्न, in general it can be written as A, B, C and its inverse will be equals to C inverse, B inverse into A inverse आ जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास में। छोटा सा इसका एक हल्का सा प्रूफ भी है, जरा देख लीजिए बेटा उसको, कई बार इन केस जरूरत होती हो तो कर दीजिएगा इसको। Since A and B are invertible matrices, A and B are invertible matrices, that means, and also determinant of A is not equal to 0 and determinant of B is also not equals to 0। ए और बी दोनों का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, और ये आपको इंप्लाइज कर देगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी विच इज नॉट इक्वल टू 0। और ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, इसमें एक बार फिर प्रॉपर्टी लगाओगे तो डिटर्मिनेंट ए बी जो आ रहा है विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, मान लो मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स ए बी का इनवर्स निकालना है। तो हम जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई मैट्रिक्स आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स ए इंटू ए इनवर्स दैट विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और उसके इनवर्स की जो प्रोडक्ट आ रहा है वो किसके बराबर आएगा, आई मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। हमने पहले ये प्रॉपर्टी पढ़ा भी है इन डेफिनेशंस के अंदर। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आता है आई। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में केवल ये वैल्यू रखना है, ए बी का इनवर्स रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, बी इनवर्स है, पोस्ट दैट मींस बाद में मल्टीप्लाई करना। सो कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। बी इनवर्स से अगर मैं इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो मिलेगा क्या, ए बी का इनवर्स, ए और बी इनवर्स यहां हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, आई इंटू बी इनवर्स आ गया। अब अगेन हम जानते हैं बी इंटू बी इनवर्स दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा विच इज बी इनवर्स आ जाएगी। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए, बी इंटू बी इनवर्स आई हो गया। सो बचा क्या यहाँ पे, ए बी इनवर्स इनटू आ गया ए एंड इज इक्वल्स टू आ गया बी इनवर्स। अगेन अब इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए,
नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो आएगा ए बी का इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू आ गया ए इनवर्स। और ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आई हो जाएगी। सो रिजल्ट हमारा क्या मिला, ए बी इनवर्स दैट विल बी इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गया। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। अब इनके ऊपर अगर कुछ प्रॉपर्टीज है तो हम प्रॉपर्टीज पे भी वर्क कर लेते हैं बेटा। आगे लिखिए प्रॉपर्टीज। ए ट्रांसपोज एंड इट्स इनवर्स इक्वल टू आएगा ए इनवर्स एंड इट्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज और इनवर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है एडज्वाइंट ए बी। इवन हम ये प्रॉपर्टी एक बार पहले ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। एडज्वाइंट ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट ए के बराबर आ जाएगा। एडज्वाइंट ए बी इज इक्वल टू एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट ए के इक्वल आएगा। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रहा है एडज्वाइंट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आएगा एडज्वाइंट ए एंड इट्स ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो, if A is non-singular matrix, if A is non-singular matrix, then determinant of A inverse will be equals to determinant of A and its inverse. It means determinant of A inverse will be equals to 1 by determinant of A आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना बेटा। इसका छोटा सा प्रूफ हम देख लेते हैं जिससे आपको याद करना काफी इजी हो जाए। Now let us see its proof. Since A is non-singular, since A is non-singular, therefore A inverse exists such that A into A inverse equal to I matrix आ गया। Taking determinant on both sides, taking determinant on both sides, हम इसका दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और राइट हैंड साइड में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर। लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट क्या प्रॉपर्टी लगा दोगे, सर एक बार ऊपर कर दो। राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आएगा, 1 के इक्वल आ रहा है। सो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। और ये पार्ट आपका प्रूव हो गया। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस और जेई मेंस। मेंस में इवन जो ऊपर हमने कल एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन पे 100% है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कर लिया बेटा नोट डाउन। सर कर रहे हैं।
हो गया बेटा? यस। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ the kth power of a is the kth power of a is the kth power of inverse of a, power of inverse of a। ये आपको जरूर याद रखना है प्रॉपर्टी। जब लगे ना कि आपको पावर अगर यहां से यहां कहीं कहीं चेंज हो जाए तो वो चेंज कर दिया करो। तो देखिए बेटा इस प्रॉपर्टी का प्रूफ, we know that a inverse raised power k is equals to, हमें ये पार्ट्स प्रूव करना है। a के raised power क्या आएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये हुआ, we have to prove it, we have to prove it, हमें ये पार्ट्स प्रूव करना है। तो लॉजिकली देखिए बेटा इसमें क्या बना, हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड a raised power k and raised to inverse, so multiply a up to k टाइम्स आ जाएगा, k टाइम्स। और अभी हम क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टी लगा दीजिए बेटा इसमें, रिवर्सिबल लॉ वाली जो प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी, विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स अप टू कितनी बार आएगा, के टाइम्स आ जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स रेज्ड पावर के, और ये पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये भी जरूर याद रखना बच्चों। क्वेश्चन लिखो अब इस पे। If A, B and C are, if A, B and C are n by n matrix, सर एक बार ऊपर कर दो। or n by n matrix and determinant of A is equals to 2, comma determinant of B is equals to 3 and determinant of C is equals to 5, then find the value of determinant of A square B C इनवर्स। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, सो प्लीज फाइंड इट। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कोशिश किया करो कि लेक्चर में लेट ना हो हम लोग। आज थोड़ा सा मैंने वो चेंज भी किया, लेकिन आगे आने वाले 1-2 दिनों में आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्ट आप लॉगिन होगे और आपको मतलब इधर उधर कहीं लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टेस्ट के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि कमिंग वीक के अंदर आपके टॉपिक्स पे छोटे छोटे हम टेस्ट ले लें, जिससे प्रैक्टिस आपकी होती जाए।
पहले 10 कॉन्सेप्ट करके आपके टेस्ट हम ले लेंगे। देखो बेटा इसकी प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी इंटू सी इनवर्स इज इक्वल टू, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, बी का डिटर्मिनेंट आ गया, सी इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अभी हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लिखी थी कि ये जो 2 आ रहा है ना वो आपका चेंज होके ऊपर चला जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जो इनवर्स है वो भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट के ऊपर चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट बी इंटू लिखेंगे डिटर्मिनेंट सी एंड इट्स इनवर्स। सो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इंटू आ गया डिटर्मिनेंट बी, और इसको लिख सकते हैं बाय डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। ए डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर हो गया यानी 4 हो गया ये तो, इंटू बी का डिटर्मिनेंट 3 और डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट 5, सो 12/5 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर इसको इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आगे लिखो अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं इसी प्रॉपर्टी पे आपको और करवा रहा हूं। चलो आगे पहले पढ़ ही लेते हैं बेटा, थोड़ा सा टॉपिक और है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स inverse of a matrix। नेक्स्ट लिखो बेटा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लिखिए इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल if it is non-singular, if it is non-singular। कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल दैट मीन्स उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब हमारे पास में मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और इनवर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो बराबर आएगी डिटर्मिनेंट सॉरी एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा, जिसमें आपको इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक छोटा सा की पॉइंट है बेटा, याद रखना पहले, उससे पहले जो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स होगा ना, ट्रिक की समझो या की पॉइंट समझो जिसे जरूर याद रखना। इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स। मान लीजिए मैट्रिक्स ए दे रखा है
and having its elements a 0 0 0 b 0 and 0 0 c. Now the value of a inverse will be equals to the reciprocal of its diagonal elements, that is 1 by a 0 0 0 1 by b 0 and 0 0 and 1 by c. ये इसका इनवर्स आएगा। याद रखना कई बार क्या क्वेश्चन आया तो हम इमीडिएटली उसको हिट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिक प्रॉपर्टीज है, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें यूज करना तो उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई कैसे करनी है। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए हमें रो ऑपरेशन यूज करना है, तो रो ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि आर आई मतलब किसी भी रो, मान लीजिए R1 को मुझे क्या करना है R2 से, मतलब R2 रो सेकंड रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज जो होती है वो क्या रहेगी, रिमेन्स अनचेंज। मतलब मैट्रिक्स उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आएगा उसका वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा, बट हम उसको ऑपरेशन परफॉर्म किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर कर सकते हैं। इनवर्स फाइंड आउट करना होगा तो उस केस में हम दो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली यूज करेंगे। तो आर आई जिस रो को चेंज करना वो पहले लिखेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने इंटरचेंज कर दिया, आई रो को इंटरचेंज कर दिया जेथ रो के अंदर। आई एंड जे रिप्रेजेंट द रो। मल्टीप्लाई करना अगर किसी रो को, टू मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑपरेशन कैसे लिखोगे, आर आई, इसको ऑपरेट करना के टाइम्स आर आई कर दिया। किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके किसी तीसरी रो के अंदर ऐड करना, तो उस केस में क्या होगा, आर आई जिसको ऑपरेट करना वो पहले आएगा, आर आई प्लस में के टाइम्स आर जे। जिसको ऑपरेट करना है बेटा आर आई, तो आर आई के मैंने चेंज करना है किसमें, आर आई प्लस में के टाइम्स आर जे। तो ऑपरेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे। और दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट आएगी आफ्टर यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए हम बेसिकली जो सिंबल यूज करते हैं, दिस इज, ये सिंबल हम यूज कर लेते हैं इक्विवेलेंस के लिए। मींस टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। सर एक बार ऊपर कर दो। ये तो बेसिक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो वहां उसमें लिखेंगे कि ये किस तरीके से ऑपरेशन को हमें परफॉर्म करना है वहां पे। लिखा बेटा? सर लिख रहे हैं। सर ये एरो के बाद क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे? आर आई, आर आई जो होगा ऑपरेट किया टाइम्स के टाइम्स आर जे। या यहां तो आई ही था अपने पास में, क्योंकि आई को ही मैंने मल्टीप्लाई किया है।
two matrices are said to be equivalent two matrices are said to be equivalent two matrices are said to be equivalent if one is obtained from the other by elementary transformation. और सिंबल ऑलरेडी मैं ऊपर लिख चुका हूं कि इस तरीके का सिंबल हम यूज करते हैं। अब आगे दो टेक्निक तीन टेक्निक बेसिकली यूज होती है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। पहले दो मेथड आते हैं, हम यूज करते हैं रो ऑपरेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर नेक्स्ट जो टेक्निक आएगी ए इनवर्स, हमने जो पढ़ा है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो उस प्रॉपर्टी से हम यूज करते हैं। पहला हम यूज करेंगे, हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन, इवन ये कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट यूज करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बट आपको पता होना चाहिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें लिखिए इफ इज रिड्यूस्ड टू आई मैट्रिक्स, ए इज रिड्यूस्ड टू आई by using elementary row transformation, by using elementary row transformation, by using row transformation। एक सेकेंड, दैट मैट्रिक्स को हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू आई ए की फॉर्म में लिखेंगे, ए इक्वल्स टू आई ए। और कॉलम जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अब इसमें जो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स होगी इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ए इनवर्स में। और यहां जो चेंज होगा, देखिए अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, सॉरी यहां लेफ्ट हैंड साइड वाले को आई में कन्वर्ट करना, आई मैट्रिक्स में। और यहां पे जो मैट्रिक्स आएगी वो इसका इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए जो मैट्रिक्स दे रखा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, not using any kind of other operations। एंड सेकंड में जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो a इज इक्वल टू मैं लिखता हूं ए आई। अब अगेन इसको हम क्या करेंगे, आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें जो चेंज होगा ये आपके पास में इनवर्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इनवर्स आएगा। हियर वी आर यूजिंग कॉलम ऑपरेशन ओनली। कैसे करेंगे क्वेश्चंस, अभी मैं आपको प्रूफ बता देता हूं, कॉलम ऑपरेशन ओनली। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। कॉपी कर लिया बेटा सबने? सर कर रहे हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स by using row transformation।
मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हैविंग इट्स एलिमेंट्स 1 2 5 2 3 1 एंड -1 1 1। हमें इसमें रो ऑपरेशन यूज करना है और इसको कन्वर्ट करना, मतलब इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का। तो देखिए ऊपर हमने क्या लिखा था, जब रो ऑपरेशन यूज करना है तो A इज इक्वल टू लिखेंगे IA फॉर यूजिंग A इज इक्वल्स टू IA, A इक्वल्स टू IA हम यूज कर लेंगे रो ऑपरेशन के लिए। A मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -1 2 3 1 5 1 1 एंड राइट हैंड साइड में I आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहां पे लिख दीजिए मैट्रिक्स A। अब इसके बाद स्टेप याद रखना आपको, सबसे पहला टास्क, ये जो पहला एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए। 1 अगर नहीं दे रखा तो उसी रो को डिवाइड कर लो सो दैट कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा 1 बन जाए। अगले स्टेप में इस एलिमेंट को 0 करना है और इस एलिमेंट को 0 करना है। क्लियर होगी बात? मतलब जब हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो पहले जो फर्स्ट कॉलम आएगा, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए और नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को 0 करने हैं। फिर सेकंड स्टेप के अंदर हमें जो मिडिल एलिमेंट्स आ रहा है सेकंड कॉलम का उसको 1 करना है। फिर इसके बाद इससे ऊपर और नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स को 0 करने हैं। और लास्ट केस में जो थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट आ रहा है उसको सबसे पहले 1 करना है और उसके बाद ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स को 0 करने हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो भी चेंज होगा वो उस मैट्रिक्स के इनवर्स को रिप्रेजेंट कर देगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आई मैट्रिक्स आ रहा है, राइट हैंड साइड में आएगा ए इनवर्स इनटू ए बन जाएगा। तो इसका मतलब ए के मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स का इनवर्स ही होगा। तो अब हम वन बाय वन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि करना कैसे, इसको अटेम्प्ट जरा देख लीजिए बेटा एक बार। सबसे पहले पहले कॉलम का टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, जो ऑलरेडी अपने पास में 1 दिया हुआ है। हम एक साथ दो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब इस एलिमेंट को और इस वाले एलिमेंट को एक साथ में 0 बना सकता हूं। तो उसके लिए करना क्या होगा बेटा, आपको ऑपरेट कर लीजिए, लिख लेना ऑपरेटिंग और लिख सकते हैं परफॉर्मिंग। R2 को चेंज करना है मुझे, R2 माइनस रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये ऑपरेशन इंडिकेट कर रहा है R2 को हमें चेंज करना है। R2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दूंगा, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई माइनस, 2 से मल्टीप्लाई माइनस। फर्स्ट ऑपरेशन आपको ये डिनोट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एलिमेंट को भी 0 करना है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, सेकंड ऑपरेशन इसके साथ परफॉर्म करूंगा, R3 को ऑपरेट करना है। R3 प्लस डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, R1 कर दोगे, सो दैट कि जो थर्ड एलिमेंट है वो वैल्यू उसकी 0 बन जाएगी। तो देखते हैं कैसे बना। फर्स्ट रो आपका एज इट इज आएगा 1 2 5, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगा तो ये 0 हो गया। ऊपर वाले एलिमेंट्स को इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगा तो ये आपका -1 हो गया। और वो 10 -1 कितना हो जाएगा, यानी 1 - 10 दैट विल बी इक्वल्स टू -9। अगेन थर्ड जो R3 का ऑपरेशन है, R3 प्लस R1, तो ये एलिमेंट्स हो गया 0 3 और ये हो गया आपका 6 हो गया। सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे यूज करेंगे। R1 आपका एज इट इज आएगा, R2 जो आएगी रो 2, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए R2 में से। तो देखिए बेटा क्या बन रहा है यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा -2 1 एंड 0।
R3 प्लस R1 थर्ड ऑपरेशन के लिए, तो ये आपका 1 हो गया, 0 हो गया, 1 आ गया, एंड यहां पे आ रहा है मैट्रिक्स A आ गया। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक। अब देखिए हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो कर लिया, फिर मैंने अगला कहा था सेकंड कॉलम का जो मिडिल एलिमेंट है वो 1 हो या -1, कोई इश्यू नहीं है। -1 आ रहा है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इससे ऊपर वाला एलिमेंट्स ये 0 होना चाहिए और नीचे वाला ये वाला एलिमेंट्स आपको 0 बनाना है। बाकी किसी और चक्कर में मत रहना, पता चला इसको 0 कर लिया, इसको 0, तो फिर ये क्या होंगे, ये वाला एलिमेंट्स आपने जो पहले 0 बनाया होगा वो वापस कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसलिए सिस्टमेटिकली ही चलना आपको, जिसमें कोई परेशानी ना हो। एलिमेंट्स जिसको एक बार 0 कर दिया वो वापस आपका दोबारा न बने। अब मुझे क्या करना है, R1 को ऑपरेट करूंगा, R1 प्लस में 2R2 कर दिया, R1 को मैंने ऑपरेट किया, R1 के अंदर मुझे ये एलिमेंट 0 करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो सेकंड रो आ रहा है, सेकंड रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर लूंगा। तो ये बना क्या बेटा, देखते हैं। और साथ में एक ऑपरेशन और भी परफॉर्म कर दीजिए, R3 को ऑपरेट कर लेते हैं, R3 प्लस 3R2, तो R1 प्लस 2R2 ये 1 एज इट इज आ गया, ये आपका 0 हो गया। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को 2 से, R2 को फिर क्या करेंगे बेटा इसमें, ठीक है, R1, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 10, और ये इसमें ऐड कर दूंगा तो ऊपर वाला एलिमेंट्स आ गया 1। रो 2 के एलिमेंट्स आपके सेम रहेंगे। R3 प्लस में क्या करना है, 3R2, तो ये आपका एज इट इज आ गया, ये 0 हो गया। और इस रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा तो ये आ गया 6 माइनस में 27, तो ये बना माइनस का 21 हो गया। क्लियर हो गया बेटा? राइट हैंड साइड में आ गया। R1 प्लस में 2R2, R1 को ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, ये तो कर सर दी। ऊपर 1 नहीं आया वहाँ पे। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो ये एलिमेंट आपका चेंज हो गया, करेक्ट। ये आ जाएगा आपका -18, -18 प्लस 5 कितना हो गया, -13। अब इधर ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, R1 प्लस में 2R2, तो ये हो गया माइनस का 3, ये आ जाएगा 2 एंड 0। R2 अपना एज इट इज आ रहा है -2 1 0, एंड R, अब इसके बाद R3 पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना वो कर दीजिए। R3 प्लस में 3R2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -6, -6 एंड 1, 1 -6 की वैल्यू आ जाएगी -5, और ये हो गया 3, और ये आ गया आपका 1 आ गया। अब देखो इसके बाद अगले जो स्टेप आएंगे, अगले स्टेप्स में हमें क्या करना है जरा देखिए। मुझे सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 करना है, कॉलम थर्ड के जो लास्ट एलिमेंट है इसको 1 करना है। तो 1 करने का मतलब डायरेक्टली ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया करो, बस R3 को ऑपरेट करना है, -1/21 R3, बस बात खत्म। 1 0 -13, 0 -1 -9, 0 0, ये हो गया आपका 1, -3 2 0, -2 1 0, और यहाँ पे कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 21, 3 डिवाइडेड बाय -21 एंड -1/21। और अब एक केवल लास्ट के 2 स्टेप बचे हैं जो खुद ही परफॉर्म कर लेना। इस एलिमेंट को 0 करना है, इस एलिमेंट्स को 0 करना है, तो ये 0 होंगे कैसे, R2 को आपको ऑपरेट करना है, R2 प्लस में 9R3, और एक R1 को ऑपरेट करना है, R1 प्लस में क्या होगा, 13R3 हो जाएगा।
तो आप देख पा रहे हो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट 0, यहाँ ऑटोमेटिकली 1 बन गया। और लास्ट ऑपरेशन में क्या करेंगे, इसके बाद एक फाइनली R2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, सो दैट ये एलिमेंट्स आपका 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स का क्या आएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो सिमिलर वे में आपको यूज करना है, कॉलम ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं। एक बार मैं स्टेप लिख देता हूं आपको कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करने हैं जिससे याद रहे। सबसे पहले ये वाला एलिमेंट्स 1 करना है, इसके बाद ये नीचे वाले दोनों 0 बनाने हैं, फिर इसको 1 करना है, देन ये 0 एंड देन ये 0, फिर इसको 1 करना है, फिर ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स 0 यू करने हैं। कॉलम में क्या होगा, रो के एलिमेंट्स 0 करने होंगे। तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन ये चीजें उम्मीद कर रहा हूं क्लियर होगी सबको। अगला हेडिंग डालो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, ध्यान से सुन लेना। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पे 100% क्वेश्चन आता है। आप जेई मींस से एडवांस के पेपर देख लेना खोल के, एवरी टाइम मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखिए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सिस्टम ऑफ simultaneous linear equation, इसका मतलब यहाँ पे देखो 3 इक्वेशन देगा या 2 इक्वेशन दे देगा, और उनको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसके बाद उसके सॉल्यूशन लिखना। लेकिन जब कंपटीशन में आए तो मैट्रिक्स मेथड का यूज नहीं करना, डायरेक्टली हमारे पास में इक्वेशंस देगा, हम उनको सीधे सीधे सॉल्व कर देंगे, और सीधे सॉल्व करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो आप डायरेक्टली आंसर में लिख देना। तो जैसे मान लीजिए लेट अस कंसीडर 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1 ले लिया, a2x प्लस आ गया b2y प्लस c2z इज इक्वल टू ले लिया d2, और थर्ड इक्वेशन हमने कंसीडर किया a3x प्लस b3y प्लस में आ गया c3z इज इक्वल टू आ गया d3। ये 3 लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल में, और एवरी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट एन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। 3 वेरिएबल के अंदर फर्स्ट डिग्री का अगर कोई भी इक्वेशन आता होगा तो वो हमेशा प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये जो तीनों इक्वेशन जो आ रही है वो 3 प्लेन को रिप्रेजेंट कर देगी। अब इनको सॉल्व कैसे करना, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। देखिए से इक्वेशन नंबर 1, this is equation number 2, and say this is equation number 3. Now these equations can be written in matrix form, which is equals to ax is equals to b, where a is equals to क्या होगा, इनके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स आ जाएगी, a1 b1 c1, a2 b2 c2 and a3 b3 c3। x आपका एक कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे, एंड बी आपके पास जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट्स आ रही है उनके कॉलम मैट्रिक्स आएगी d1 d2 और d3, ये हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स आ गई। अब सुनिए बेटा यहाँ पे सिस्टम क्या कह रहा है, ax इज इक्वल टू बी आ रहा है, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, a इनवर्स इंटू बी मिल जाएगा, a इनवर्स इंटू बी, मतलब इसको प्री मल्टीप्लाई कर देंगे a इनवर्स से, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा x और राइट हैंड साइड में आ जाएगा a इनवर्स b। तो बी कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है, उसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी, और एक्स ऑलरेडी हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर कर देना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ रहा है तो सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दैट मीन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता होगा and have a unique solution.
डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दैट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना एंड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। एंड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां से आप सॉल्यूशन की वैल्यू बेटा लिख देना। अब आगे इसमें कुछ टाइप्स आ जाएंगे। तो ये जो केस है ना, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का आ रहा है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस में क्या हो जाएगा, होमोजीनियस के अंदर जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट्स दिख रहे हैं ना, इनकी का वैल्यू जीरो हो जाएगी। D1 D2 और D3 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। अब इसमें टाइप 1 लिखो। केस 1 था जब डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट कहते हैं। केस 2 में बाय डिफॉल्ट अगर आपका डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए तो आपको निकालना क्या है, एंड इसमें दे रखा है एडज्वाइंट ए इंटू बी। अगर ये इन दोनों की प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो उस केस में होगा देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन is inconsistent. सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। ये हम कैसे चेक करेंगे, देखो बेटा मैं इसका भी लॉजिक बताता हूं, ऊपर वाला वैल्यू उसने क्यों चेक किया। केस थर्ड एक बार और लिख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ रहा है एंड एडज्वाइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ जाए, then the system of equation is consistent and has infinitely number of solution. Then the system of equation is consistent and has infinite number of solution. अब ऊपर वाला पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने इस वाले पार्ट के लिए देखो बेटा यहाँ पे कैसे करना, ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं एडज्वाइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए आता है। अब ऊपर देखिए अगर एडज्वाइंट ए इनटू इसको मैं मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और वो हमारे पास में नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है तो राइट हैंड साइड इन्फिनिटी बन जाएगी। देखो इनफाइनाइट बन जाएगा। एडज्वाइंट ए इंटू बी की जो प्रोडक्ट है, एडज्वाइंट ए इंटू बी क्यों कैलकुलेट करते हैं वो देख लीजिए। हमने अभी पढ़ा था ए इंटू एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू आता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन आता है। तो एडज्वाइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, अब इसको ए की जगह मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो ऊपर वाला जो फैक्टर है इनकी जो बेसिकली प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
अगर ये जीरो आ गया तो डिवाइडेड में डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और ये इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब हैविंग नो सॉल्यूशन आ जाएगा। और सेकंड केस में अगर ऊपर वाला पार्ट आपके पास में क्या आ गया, जीरो आ गया, और डिटर्मिनेंट भी जीरो आ रहा है, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म, इट मींस इट हैज आइदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और इट हैज नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। ये जरूर ध्यान देना। अब आ गया व्हेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजेनियस, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजेनियस, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। a1x प्लस आ गया b1y प्लस c1z एंड इज इक्वल टू जीरो। लेट सेकंड इक्वेशन a2x प्लस आ गया b2y प्लस c2z इज इक्वल टू जीरो। एंड थर्ड इक्वेशन a3x प्लस आ गया b3y प्लस c3z इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ फिर वही दो केस आएंगे, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा हो, then the system has only one solution, that is zero solution. Zero solution means x is equal to y is equal to z and is equal to zero, and that is called a trivial solution. और सेकंड केस में इफ डिटर्मिनेंट a अगर जीरो आ जाए, then the system of equation has non-trivial solution. System of equation have non-trivial solution. Non-trivial, that means infinitely many solution. Infinitely many solution, including one trivial solution. इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन भी इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूडिंग वन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूर ध्यान देना। हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन इंक्लूडिंग वन जीरो सॉल्यूशन भी इसमें आ जाएगा। तो ये केस आपको जरूर ध्यान देना है, परफेक्टली इसको कर लेना बेटा। देखो अगर होमोजेनियस इक्वेशन आ जाए तो हम सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इस केस में सिस्टम का केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज जीरो। जीरो का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो जीरो ही इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बाकी कोई भी इक्वेशन कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। और इसी सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब डिटर्मिनेंट ए जीरो आ जाए तो उस केस में क्या होगा, इन तीनों इक्वेशंस में एक्स वाई जेड को सिंगल पैरामीटर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब x की वैल्यू t की टर्म में निकाल दिया, y भी t आ रहा है, z भी t की टर्म में आ गया। अब t की डिफरेंट वैल्यू रखते जाओ, डिफरेंट सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे, तो उसमें एक ट्रिवियल सॉल्यूशन भी इंक्लूड जरूर होता है। तो ये पार्ट बेटा आपको जरूर याद रखना है परफेक्टली। क्लियर होगा सबको? तो ये चीजें आपको जरूर याद करनी है। बाकी कल हम इसके करेंगे क्वेश्चंस, और ये टॉपिक लगभग क्या है, खत्म आपका होने वाला है। थोड़ा बहुत कंटेंट और बचा है, तो कल हम कोशिश करेंगे कि कल ये टॉपिक आपका खत्म हो जाए बेटा। ठीक है?